हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। तो वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो यहाँ पे दोस्तों यह है यूकेएसएससी का प्रीवियस ईयर हिंदी का प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पे दोस्तों ये 7 है। तो देखिए दोस्तों, 9 बजे हम आपके लिए क्लास लाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सोमवार से शनिवार आपके लिए क्लासेस होगी। और यह क्लास आपके लिए हिंदी की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड लेखपाल पटवारी, एसआई बंदी रक्षक, सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस में से यह एक है। अब बात करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास। और यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे 20 क्वेश्चन हमने रखे हैं जो यूकेएसएससी ने आपको पूछे हैं, इस पेपर का लेवल कैसा था, आपके यहाँ पे कितने नंबर बन रहे हैं 20 में से, यह भी आपको दोस्तों वीडियो के लास्ट में डिस्कस कराना है। और आपका यहाँ पे कितने नंबर बने थे जब एग्जाम हुआ था, तो यह भी आप बताना। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसका आंसर दीजिए जरा कि मुद्दई का अर्थ क्या है। तो मुद्दई का अर्थ क्या होगा? वादी होगा, सलाहकार होगा, विवादी होगा या फिर प्रतिवादी होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो ए है, वादी। यह बिल्कुल सही है। वादी का मतलब जो व्यक्ति कोई किसी चीज का दावा करता है, तो वादी इसका बिल्कुल सही है। मुद्दई का अर्थ वादी होता है। क्वेश्चन नंबर 2, और इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करें। गांठ, खंडग्रह, कोना या फिर गोरा। तो बताइए दोस्तों, क्या इसमें से तत्सम शब्द है? तो बताइए इसका सही अर्थ क्या है, यानी सही तत्सम शब्द कौन सा है? तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो बी है, यह बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे, और इसका आंसर बताइए जरा कि उद्गम के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 6, 3, 4 और 1। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? उद्गम के आधार पर शब्द समूह को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या फिर 1 भाग में? तो हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, शब्द की बात करते हैं। तो शब्द की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए दोस्तों, अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, या तो सार्थक होगा और या तो दोस्तों क्या होगा, निरर्थक होगा। सार्थक होगा या फिर निरर्थक होगा। और यहीं पर दोस्तों अगर बात करें उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों आप सभी जानते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम होगा, तद्भव होगा, देशज हो गया और विदेशज हो गया। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। और जो संकर शब्द होता है वो इसी का उपभाग होता है। तो यानी यहां तक ये हो गया। और यहीं पर दोस्तों शब्द की बात करें विकार के आधार पर, पूछा जाएगा कि विकार के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो विकार की बात करें दोस्तों, तो विकार के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होगा? एक तो विकारी होगा, यानी एक होगा विकारी शब्द और एक होगा अविकारी शब्द। अविकारी यानी जिस शब्द में विकार उत्पन्न हो जाता है यानी परिवर्तन हो जाता है वह विकारी में आएगा, और विकार ना हो अविकारी शब्द में आएगा। फिर यहीं पर शब्द की बात करें तो पूछा जाएगा कि बनावट के आधार पर कितने होते हैं। तो बनावट के आधार पर दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द और एक होता है दोस्तों यहां पे योग रूढ़ शब्द। तो यह भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है और इसे जरूर याद करना। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे, और इसका आंसर दीजिए कि तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की थी? संस्कृत में की थी, अवधी में की थी, मैथिली में की थी या फिर ब्रज भाषा में की थी? तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की है? तो जी हां, इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो डी है, ब्रज भाषा, यह बिल्कुल सही है। आयोग ने पहले अवधि माना था लेकिन फाइनल आंसर की में इसे सही कर दिया था। अब देखिए दोस्तों, यहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी की बात करते हैं। तो देखिए तुलसीदास जी से प्रश्न बना है, आने वाले एग्जाम में यहां से और क्या प्रश्न बन सकते हैं वो यहां पे देखिए। 1532 बांदा में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। गांव का नाम था राजापुर गांव, है ना। रचनाएं आप देख सकते हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञ प्रश्न। और 1623 में इनका निधन हो गया था काशी में। अब यहां पे देखिए माता की बात करें तो हुलसी देवी, पिताजी की बात करें तो आत्माराम था, गुरु की बात करें तो नर हरिदास था। जितने भी फैक्ट दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछे जा सकते हैं वो सब आपको यहां पे मिल जाएंगे। देखिए यह है बचपन का नाम राम बोला, और यह प्रश्न दोस्तों यूकेएसएससी आपको पूछ भी चाह चुका है कि राम बोला बचपन का नाम किसका था? तो तुलसीदास जी का था।
फिर यहाँ पे देखिए पत्नी की बात करें तो रत्नावली, और यहीं पर समकालीन शासकों की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों रचना की बात करें, रामचरितमानस जो सबसे इंपॉर्टेंट रचना है, जिसके आपको 7 खंड मिलते हैं। और यहाँ पर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि छंदों के आधार पर सबसे बड़ा कांड और सबसे छोटा कांड कौन सा है। तो देखिए संख्या के आधार पर जो बाल कांड है वो सबसे बड़ा है, और किष्किंधा जो कांड है वो सबसे छोटा है। भाषा की बात करें तो अवधी भाषा में मिलेगा। और यहीं पर दोस्तों अगर बात करें विनय पत्रिका और कवितावली की तो ब्रज भाषा में आपको मिलेगा। और हनुमान चालीसा की रचना भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी, और यह किस भाषा में है, अवधी भाषा में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये हो चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर 5 और इसका आंसर दीजिए। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं, तो बताइए रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था, आयोग ने ऑप्शन इतने नजदीक रखे थे कि स्टूडेंट यहाँ पे चकरा गए थे। तो बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा। रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनके प्रयोग में एक रूपता बनी रहती है, जिनका अपेक्षित अर्थ की अभिव्यक्ति हेतु रूपांतरण होता है, जो दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं और जो दूसरे शब्दों के जोड़ से नहीं बनते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए रूढ़ शब्द की बात करें दोस्तों तो आप ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तो पहले गलत करोगे, कंफ्यूज हो गया आप ऑप्शन नंबर ए पे और क्वेश्चन नंबर डी पे। तो ध्यान रखना दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी आपको दिखाई दे रहा है यह बिल्कुल सही है। जो दूसरे शब्दों के जोड़ से नहीं बनते, जो मूल शब्द होते हैं वही क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। तो यहां तक ये हो गया है ना। इनका सार्थक खंड भी नहीं किया जा सकता है, यानी इनका टुकड़ा भी नहीं किया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 6 पर, इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो बताइए दोस्तों शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें से क्या होगा, दृष्टव्य, द्रष्टव्य, सन्यासी या फिर वांग्मय। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा जरा बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। सही आंसर क्या होगा। तो हाँ दोस्तों इसके सही आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो बी है, द्रष्टव्य बिल्कुल सही है, दृष्टव्य यह गलत होगा। सन्यासी की बात करें तो यहाँ पे एक बिंदी आएगी। और यहीं पर दोस्तों अगर बात करें वांग्मय की तो वांग्मय कैसा लिखा जाता है, देखिए वांग्मय दोस्तों ऐसा लिखा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों काफी बार पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट है, वांग्मय ऐसा लिखा जाता है। तो वांग्मय शुद्ध ऐसा लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। और अच्छा दोस्तों आजकल एक शब्द काफी चर्चा में चल रहा है और वह शब्द शुद्ध शब्द लिखने के लिए भी आता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक शब्द पूछता हूँ कि जो नुपुर शब्द है आजकल काफी चर्चा में, सुप्रीम कोर्ट का आपने वर्डिक्ट सुना होगा। तो ये बताए दोस्तों कि जो नुपुर शब्द है यह कैसा लिखा जाता है, नुपुर को शुद्ध रूप से कैसा लिखा जाता है। तो बताए दोस्तों ए, बी, सी। मैं आपको यहाँ पे पूछता हूँ, आप इसका आंसर दीजिए कि नुपुर को शुद्ध रूप से कैसा लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा मैंने नुपुर, एक लिख लिया मैंने यहाँ पे नुपुर, यहाँ पे बताइए जरा, एक लिख लिया दोस्तों मैंने यहाँ पे नुपुर, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसमें से जो नुपुर शब्द है वो कैसा लिखा जाता है। तो बताइए दोस्तों नुपुर शब्द कैसा शुद्ध रूप से लिखा जाता है। तो बताइए जरा ए, बी, सी या फिर डी इसमें से कौन सा सही होगा। तो हाँ दोस्तों अगर बात करें तो नुपुर यह बिल्कुल सही है, यानी यह सही है नुपुर। ध्यान रखना दोस्तों नुपुर में पहले नु में बड़ू की मात्रा, फिर पा की बात करें तो छोटी ऊ की मात्रा, और फिर यहाँ पे रा। नुपुर शब्द चर्चा में काफी है, ये शब्द शुद्धि में बहुत बार पूछा जाता है। तो नुपुर शब्द ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका आंसर दीजिए जरा कि भूरी भूरी खाकधूल कविता के जो कविता है वो किसने लिखी है। तो देखिए दोस्तों बताइए जरा, ग्राम विकास अधिकारी में ये पूछा गया है, उसी का ये पेपर है। तो बताइए जरा कि भूरी भूरी खाकधूल कविता राजेश जोशी जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, मंगलेश डबराल जी या फिर मुक्ति बोध जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भूरी भूरी खाकधूल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 का भी यहाँ पे बता दीजिए कि यथेष्ट शब्द में संधि क्या है, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या फिर यद संधि। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का। तो देखिए भूरी भूरी खाकधूल आप सभी सही आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही है। और मुक्ति बोध जी के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। यथेष्ट की बात करते हैं, देखिए यथेष्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो यथेष्ट में आएगा गुण संधि। यह क्या होता है, यह होता है यथा धन ईष्ट, यथा धन ईष्ट, यानी धन आ धन ई से मिलकर बना है और फिर क्या बना है, ए बना है। तो आ धन ई से मिलकर ए बना है, यानी यहां पे क्या होगा, यहां पे गुण में परिवर्तन हुआ है। तो जब परिवर्तन होता है तो वह कौन सा आता है, गुण संधि आता है, और यह बिल्कुल सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो बताइए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी अच्छे लेवल का प्रश्न है, वैसे सरल प्रश्न है। और बताइए जरा कृदंत प्रत्यय में किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, विशेषण में, सर्वनाम में, क्रिया में या फिर संज्ञा में।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? तो जी हां दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए यह भी गलत। तो जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही है। देखिए कृदंत की बात करते हैं। देखिए ध्यान रखना दोस्तों, जब हम बात करें कृदंत की तो कृदंत का मतलब क्या हुआ? कृदंत का मतलब होगा ये कृत शब्द से बना है। कृत यानी देखिए दोस्तों, अगर बात करें कृदंत का तो ये बनता है कृत, कृत धन अंत से मिलकर बनता है, कृत धन अंत से। और कृत धन अंत यानी कृत यानी कार्य, कार्य के अंत में, तो क्रिया के अंत में, तो क्रिया के अंत में लगते हैं कृदंत। अब देखिए दोस्तों, यहां पे जरा बात करते हैं प्रत्यय की बात करते हैं, प्रत्यय की बात करते हैं। जब दोस्तों हम प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यय होता है कृत प्रत्यय जिसे हम कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं, और दूसरा होता है दोस्तों तद्धित प्रत्यय। क्या होता है? तद्धित प्रत्यय। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृदंत, एक होता है तद्धित। कृदंत क्या होता है? कृदंत यानी जो क्रिया के अंत में लगते हैं, क्रिया के अंत में, तो क्रिया के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं उसे कहते हैं कृदंत प्रत्यय। और तद्धित की बात करते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण यानी इनके शब्दों के पीछे जो लगते हैं उन्हें कहते हैं तद्धित प्रत्यय। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, कृदंत की बात करते हैं। जैसे लिख दिया पढ़ना, क्या लिख दिया है? पढ़ना। अब देखिए पढ़ना की बात करें तो पढ़ यहां पे मूल शब्द है यानी क्रिया है, पढ़ना क्रिया होगी, और ना यहां पे क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। तो देखिए इस प्रकार ये कृदंत प्रत्यय हो गया। और यहीं पर दोस्तों अगर बात करें, जैसे यहां पे लिख लिया मैंने सपेरा, लिख लिया है सपेरा। अब देखिए सपेरा की बात करते हैं तो सांप से मिलकर बना है, यानी सांप धन, ध्यान रखना दोस्तों, सपेरा की बात करें तो सांप धन एरा से मिलकर बना है, सांप धन एरा। और सांप आप सभी जानते हैं क्या है? सांप क्या है? एक संज्ञा है। तो संज्ञा है, इसका मतलब क्या होगा? यह तद्धित प्रत्यय होगा। तो इन फैक्टर को दोस्तों ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कहते हैं। और कृदंत की बात करें जो क्रिया के अंत में लगते हैं, क्रिया जैसे पढ़ हो गया, लिख हो गया, है ना, खा हो गया, खाना हो गया, है ना, सो हो गया, सोना हो गया, तो यह होते हैं कृदंत के अंतर्गत। अब है क्वेश्चन नंबर 10 और इसका आंसर दीजिए कि निम्न में से किस कवि की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार है? अब देखिए दोस्तों, ये बहुत ही डीप लेवल का प्रश्न है और इसका फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसका दोस्तों जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी यानी मंगलेश डबराल जी। तो मंगलेश डबराल जी इसका बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मंगलेश डबराल जी की बात करते हैं। देखिए हमने मुक्तिबोध जी के बारे में पिछली क्लास में डिस्कस किया था, अब जरा यहाँ पे मंगलेश डबराल जी के बारे में देख लेते हैं। देखिए 16 मई वर्ष 1948 को जन्म हुआ था, काफल पानी में जन्म हुआ था, और 9 दिसंबर 2020 को कोरोना के कारण इनका गाजियाबाद में निधन हुआ था। त्रैमासिक पत्रिका थी पूर्वाग्रह, इसका इन्होंने संपादन का कार्य किया था। जनसत्ता से भी ये जुड़े रहे, वहां पे भी इन्होंने संपादक का कार्य किया था। नेशनल बुक ट्रस्ट से भी ये जुड़े रहे थे। फिर थोड़ा और फैक्ट काव्य संग्रह की बात करते हैं। देखिए ए हो गया पहाड़ पर लालटेन हो गया, है ना। इसके अलावा दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है घर का रास्ता, और फिर जो इंपॉर्टेंट है वह है हम जो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हम जो देखते हैं। इसके अलावा आवाज भी एक जगह, और लास्ट आपको ध्यान रखना है नए युग में शत्रु। तो यह 5 काव्य संग्रह मंगलेश डबराल जी के हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। घर का रास्ता, पहाड़ पर लालटेन, आवाज भी एक जगह है, हम जो देखते हैं, नए युग के शत्रु। और इसके लिए तो 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था हम जो देखते हैं के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे ये हो गया स्मृति एक दूसरा समय, ये लेटेस्ट वाली है। और हम जो देखते हैं की बात करें तो 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 11 और इसका आंसर दीजिए कि निम्न में से ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऊष्म व्यंजन की बात की गई है, तो ऊष्म व्यंजन नहीं है तो कौन सा नहीं है? श, मा, हा और शा। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, और आप यहां पे देख भी सकते हैं कि ऊष्म व्यंजन यहां पे कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? श, शा, शा और हा, तो ये होते हैं। इसका मतलब जो मां है यह बिल्कुल नहीं होता है। यहीं पर अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो या, रा, लावा हो गया जो बार बार पूछे जाते हैं। और मिश्र व्यंजन की बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं ये यहां पे है। क्वेश्चन नंबर 12 कि भाषा में लोकोक्ति व मुहावरों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके उनके किस गुण के कारण किया जाता है? तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा कि भाषा में लोकोक्ति व मुहावरे का प्रयोग निम्नलिखित में से उनके किस गुण के लिए किया जाता है? गतिशीलता के लिए, स्वाभाविकता के लिए, सहजता के लिए, या फिर उपयुक्त सभी के लिए? तो यह भी सरल क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आप सभी आंसर देंगे सही, और यह ऑप्शन नंबर डी यह बिल्कुल सही है।
अब है क्वेश्चन नंबर 13, प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द है। देखिए प्रस्तावना का मतलब आप सभी जानते होंगे, आपने अगर एनसीईआरटी की किताब देखी होगी तो सबसे पहले आपको यह मिलता है प्राकथन, तो यह बिल्कुल सही है, प्राकथन ही प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द है। संक्षेपण का क्या अर्थ है? देखिए संक्षेपण का क्या अर्थ है बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का, कि स्पष्ट अभिव्यक्ति, दृष्टांत का प्रयोग, भाव विचारों को बढ़ा चढ़ा कर लिखना, या फिर अनिवार्य तथ्यों का चयन। तो बताइए दोस्तों क्या इसका सही होगा संक्षेपण का? तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसके सही आंसर की बात करें तो यह होगा अनिवार्य तथ्यों का चयन। संक्षेपण अनिवार्य तथ्यों का चयन यानी छोटा करना होगा। और भाव विचारों का अगर बढ़ा चढ़ा करके बात करें तो इसे कहते हैं पल्लवन। तो क्या कहते हैं? पल्लवन। तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। तो बताइए दोस्तों कि निम्न में से फारसी शब्द कौन सा है? कानून, मकान, हजार या फिर आदमी। तो कौन सा इसमें से सही होगा? देखिए आदमी की बात करें तो यह अरबी भाषा का है, मकान की बात करें अरबी भाषा का है, कानून की बात करें तो यह भी अरबी भाषा का है। तो यहां पे जो ऑप्शन नंबर सी है, हजार की बात करें तो यह फारसी भाषा का है। अभी आपको डिस्कस करवाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 16 है, यहां पे दीजिए इसका आंसर, कि विलोम शब्दों के निर्माण में बहुलता से प्रयोग किया जाता है। तो विलोम शब्द में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रत्यय का। तो बिल्कुल नहीं, प्रसर्ग का भी नहीं, उपसर्ग इसमें से बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, ये है विदेशी भाषा के कुछ शब्द, फारसी भाषा के शब्द है, और ये हमने आपको याद करवाए थे ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए गुलाब हो गया खूबसूरत, आमदनी आतिशबाजी, शादी हो गया, फरिश्ता हो गया, गिरफ्तार हो गया, कारीगर, उस्ताद, अफसोस, जिंदगी, गल्ला, आईना, तबाह, आफत, अदा, हजार। तो हजार तो यूकेएसएससी ने आपको यह पूछा है, और ये सभी है दोस्तों फारसी भाषा के। देखिए दोस्तों लगभग हमने 30 शब्द आपको फारसी भाषा के आपको करवा दिए। कल की क्लास में भी लगभग 15 के आसपास कल करवाए थे, और 15 के आसपास ही दोस्तों आज भी है। तो इन्हें जरूर याद करना, वाले एग्जाम में यहीं से एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसी तरह ट्रिक से याद करते हैं। देखिए ट्रिक की बात करें दोस्तों, कि खूबसूरत गुलाबों की अदा पर फारस का नमक कारीगर उस्ताद गफ्फार पिघल गया। उसने उससे शादी कर ली, लेकिन बाद में उसे अफसोस हुआ कि उसने शादी कर अपनी जो जिंदगी है वो तबाह कर ली है, और अब उसे गले में बैठकर हजार अफसोस के साथ केवल आईना देखता है, यानी आईना देखना है। तो देखिए दोस्तों एक कहानी आपको अपने मन में बनानी है, और कहानी कुछ इस प्रकार बनानी है कि खूबसूरत कोई गुलाबो है, उसकी अदा को देखकर जो फारस का नमक कारीगर है, जिसका नाम क्या है? उस्ताद गफ्फार। गफ्फार से याद करना गिरफ्तार, ठीक है, वो क्या हो जाता है? पिघल जाता है, और उससे शादी कर लेता है। अब जब शादी कर ली मतलब बर्बादी कर ली, मतलब क्या हुआ कि उससे उसका फिर अफसोस होता है, और अफसोस होता है, वो सोचता है कि शादी मैंने गलत कर ली है, और इससे मेरी जिंदगी क्या हो गई? तबाह हो गई है। अब वह गले में बैठकर, गल्ला भी किसका है? फारसी भाषा का है, गले में बैठकर हजार अफसोस के साथ केवल आईना देखता है कि उसने क्या गलत काम कर दिया है ना। तो यहां पर यह है, और इसे याद करना आराम से याद हो जाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर दीजिए, कि कोई आ रहा है। इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक, इसके अलावा पुरुषवाचक, निजवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। कोई, देखिए कोई आप सभी समझते हैं, कोई यानी कुछ पता नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? अनिश्चयवाचक इसका बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, काली घटा का घमंड घटा इस पंक्ति में अलंकार है। तो यह तो सरल है दोस्तों, बहुत बार रिपीट हो चुका है, और आप सभी इसका 100% सही देंगे आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी यमक अलंकार। अब है क्वेश्चन नंबर 19, और इसका आंसर दीजिए, दूत का अर्थ संदेशवाहक है। तो दूत का अर्थ क्या है? दूत का अर्थ संदेशवाहक है, तो दूत आपको पूछा है कि इसका मतलब क्या होगा? तो आप सभी बताइए दोस्तों क्या होगा? सुधा, कुआं, जुआ या फिर भूखा। तो देखिए दोस्तों यह है जुआ। आप सभी जानते हैं महाभारत में द्यूत हुआ था, और द्यूत ही किसे कहते हैं? जुआ को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है और लास्ट है, कि उससे पढ़ा नहीं जाता। इस वाक्य में बताइए दोस्तों कि इस वाक्य में वाच्य किस प्रकार का है? क्या है? कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो पढ़ा नहीं जाता, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बी है भाववाचक, इसका बिल्कुल सही है। तो यहां तक दोस्तों ये हो चुका है। अब दोस्तों आपको यह बताना है कि इस 20 नंबर में से आपके कितने नंबर बने हैं, और साथ ही दोस्तों आपको यह भी बताना है कि जब एग्जाम हुआ था ये, तो उस समय आपके यहाँ पे कितने सही हुए थे। तो बताइए दोस्तों, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इससे क्या होता है कि और स्टूडेंट क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं, और वह तैयारी करते हैं कि और स्टूडेंट के देकर के हमें और पढ़ना है, और समझना है, और याद करना है। तो जरूर अपने मार्क्स शेयर करें कमेंट बॉक्स में, इससे बहुत बेनिफिट होता है। तो यहां तक दोस्तों इतना ही है, और मिलते हैं दोस्तों आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय उत्तराखंड,
और जय देवभूमि। तो थैंक यू दोस्तों आप सभी का। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना, और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब देहरादून स्टडी पॉइंट। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।